दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री व्हेन पीपल रिबेल। सबसे पहले हम करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे रीजन्स फॉर 1857 रिवोल्यूशन। 1857 के रिवोल्यूशन के रीजन क्या थे? पहला रीजन जो है, नवाब्स लूज देयर पावर। जो नवाब्स थे, नवाब किसको बोलेंगे? राजा लोगों को। नवाब्स की पावर लॉस हो गई थी, मीन्स जो राजा लोग थे उनकी पावर छीन ली थी ब्रिटिश लोगों ने। तो किंग लोग, राजा लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े हो गए और उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था 1857 के रिवॉल्यूशन में। तो यहाँ पे कई नवाब्स की या कई किंग्स या क्वींस की बात है। सबसे पहला नाम आता है, मीन्स जिस क्वीन की पावर गई वो थी रानी लक्ष्मीबाई। आपने ये नाम बहुत अच्छी तरीके से सुना है स्टूडेंट्स। तो रानी लक्ष्मीबाई 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट क्यों खड़ी हुई? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रूलर थी? रानी लक्ष्मीबाई स्टूडेंट्स झांसी की रूलर थी। झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की मौत हो गई थी और रानी लक्ष्मीबाई के अपना कोई बेटा नहीं था जिसको वो अपने राज्य का सक्सेसर या एयर बना सके। एयर मीन्स आपके उत्तराधिकारी बना सके। वो एक सन को एडॉप्ट करना चाहती थी रानी लक्ष्मीबाई, मीन्स पुत्र को गोद लेना चाहती थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि रानी लक्ष्मीबाई को कोई पुत्र नहीं है, तो क्यों ना इसके साम्राज्य को, इसके एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाए। तो जब रानी लक्ष्मीबाई ने एक सन को एडॉप्ट करने की कोशिश की, एक पुत्र को गोद लेने की कोशिश की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रानी लक्ष्मीबाई की उस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को बोला कि आप पुत्र गोद नहीं ले सकते। तो रानी लक्ष्मीबाई इस चीज से काफी गुस्से में हो गई और वो भी 1857 के रिवॉल्यूशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई। यहां पे एक वर्ड है एयर, HEIR, तो इसका मतलब होता उत्तराधिकारी। तो रानी लक्ष्मीबाई क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हुई 1857 के रिवोल्ट में? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन एडॉप्ट करने की, पुत्र गोद लेने की मनाही कर दी थी। अब दूसरा कैरेक्टर आता है स्टूडेंट्स इसमें, नाना साहब। तो यहां पे मैं अलग अलग नवाब्स के बारे में बात कर रहा हूं। 1857 के रीजन्स में सबसे पहली हमारी जो हेडिंग है वो है नवाब्स लूज देयर पावर, कि नवाब्स की पावर चली गई। तो नवाब्स में सबसे पहला नाम हमने पढ़ा रानी लक्ष्मीबाई का। अब हम बात करते हैं नाना साहब की। तो नाना साहब, ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। देखिए, मराठों में पेशवा की बहुत अच्छी पोस्ट रही है और पेशवा मराठों में प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था। तो मराठों में एक पेशवा थे, उस पेशवा का नाम था आपके बाजीराव सेकंड। आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो वो इन मराठा सरदारों के ऊपर या मराठा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही बनी है। एक मराठा सरदार जो कि आपके बाजीराव था, उसी के ऊपर बनी है बाजीराव मस्तानी मूवी। तो जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उन्होंने एक पुत्र गोद ले रखा था, एडॉप्ट कर रखा था। उस पुत्र का नाम था नाना साहब। नाना साहब की पावर कम कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और नाना साहब ने कहा कि मैं पेंशन चाहता हूं ताकि मेरा गुजारा हो सके, मेरा जो बुढ़ापा है उसमें कुछ सहारा मेरे को मिल सके। लेकिन स्टूडेंट्स, नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसको पोस्ट या राजा का पद देने की बात तो बहुत दूर थी, उसको पेंशन भी देना बंद कर दिया नाना साहब को। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने।
अब तीसरा एक ऐसा ही साम्राज्य और उसके नवाब थे अवध के अंदर। तो कंपनी ने अवध के ऊपर सब्सिडायरी अलायंस लगा दी 1801 में। अवध में बता देता हूं स्टूडेंट्स, अवध उत्तर प्रदेश, जो आज वर्तमान प्रेजेंट में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा एरिया होता था जहां पे अवधी लैंग्वेज बोली जाती थी, आज भी बोली जाती है। तो जिस एरिया में अवधी लैंग्वेज बोली जाती थी, अवधी एक खड़ी बोली है हरियाणवी की तरह, यह भी हिंदी का एक बिगड़ा हुआ रूप है, डायलेक्ट है ये अवधी। तो जिस एरिया में अवधी बोली जाती थी उस एरिया को अवध कहा जाता था। और अवध एक रियासत थी, मीन्स एक राजा का एक साम्राज्य था अवध। और अवध की कैपिटल थी लखनऊ, जो कि आज प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। अवध के नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के बेटे का नाम था बिजरिस कदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर आते हैं 1857 की रिवॉल्यूशन में। तो अवध के ऊपर सब्सिडायरी अलायंस लगा दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1801 में। तो सब्सिडायरी अलायंस का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अलग अलग पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाई इंडियन लोगों को, और इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो इंडियन राजाओं के राज्य थे, उनके ऊपर कब्जा करने के लिए अलग पॉलिसी अपनाई। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दी कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है वो पुत्र गोद नहीं ले सकता, जैसे झांसी की रानी के ऊपर लगाई। सब्सिडायरी अलायंस, सब्सिडायरी अलायंस क्या होता है कि जो किंग होता था उसके साथ में एक अलायंस, एक संधि कर लेते थे ब्रिटिश लोग कि हम आपके साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक आर्मी देंगे, एक सेना देंगे, जो आर्मी आउटर अटैक से, बाहरी आक्रमणों से आपकी रक्षा करेगी। और उस सेना का सारा खर्च उस राजा को ही देना होता था, और उस आर्मी को या सेना को सब्सिडायरी आर्मी कहा जाता था। जिस टाइम राजा उस आर्मी का खर्च देने में नाकामयाब हो जाता था तो ब्रिटिश लोग उस किंग को अयोग्य घोषित कर देते थे और उसके एम्पायर को, उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो स्टूडेंट्स, अवध के ऊपर सब्सिडायरी अलायंस लगा दी। पहले तो अवध में उन्होंने सेना छोड़ दी कि ये हम आपके स्टेट में सेना रख रहे हैं और ये बाहरी आक्रमणों से आपकी रक्षा करेगी। लेकिन धीरे धीरे अवध को कैप्चर कर लिया। तो अवध को सब्सिडायरी अलायंस के तहत कब कैप्चर किया ब्रिटिश लोगों ने? 1801 में। कंपनी टेकन ओवर अवध इन 1856 आफ्टर पुटिंग द चार्ज ऑफ मिस गवर्नेंस। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि अवध के ऊपर सब्सिडायरी अलायंस कब लगाई गई? 1801 में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि अवध के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब टेकन ओवर कर लिया। मेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवध के ऊपर कब कब्जा कर लिया, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया? 1856 में मिला लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवध को अपने साम्राज्य में। और क्या बहाना दे करके मिलाया? मीन्स कौन सा एक्सक्यूज दिया ब्रिटिश लोगों ने कि हमने अवध को इसलिए मिलाया है? मिस गवर्नेंस का आरोप लगा दिया अवध के ऊपर। कौन सा चार्ज लगा दिया? मिस गवर्नेंस का। मिस गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है कि अवध के किंग को गवर्नेंस या गवर्नमेंट नहीं चलानी आई, और अवध के किंग के अंडर में अवध की जनता काफी परेशान थी, और अवध के किंग से अवध की जनता खुश नहीं थी। मीन्स गवर्नेंस या सरकार नहीं चलानी आई अवध के राजा को, इसी वजह से हमने अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके रेफरेंस से कि अवध को आपके किस चार्ज में या किस कौन सा एक्सक्यूज दे करके ब्रिटिश लोगों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो अवध को स्टूडेंट्स 1856 में मिस गवर्नेंस का आरोप लगा करके मिला लिया। तो दो चीजें ध्यान रखें, कब मिलाया? 1856 में। आपके कौन सा एक्सक्यूज दे करके मिलाया? मिस गवर्नेंस का एक्सक्यूज दे करके। और जिस टाइम अवध को ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे?
लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के नाम एक पॉलिसी और आती है जो इन्होंने चलाई, वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? पिछले लेसन्स में आपने पढ़ा कि जिस भी किंग के कोई बेटा नहीं होता था तो उस किंग का जो साम्राज्य होता था वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। जैसे ब्रिटिश लोगों ने अनेक इंडियन प्रिंसले स्टेट्स को या इंडियन रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी मिलाया मिस गवर्नेंस का आरोप लगा करके अवध पे 1856 में। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort। देखिए यहाँ पे भी हर लाइन जितनी भी मैंने लिखी है इन नोट्स के अंदर, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा और बिल्कुल मैंने इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया है बुक को और वही लिखा है जो आपके पेपर में आएगा और जो टॉपिक में है और जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई के चाहे एनटीएससी के। तो 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने क्या अनाउंसमेंट की? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट से, क्योंकि लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर सेकंड। लास्ट ईयर क्लास 7th में आपने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में हिस्ट्री में। तो मुगल एम्पायर में आपने देखा था कि 1526 में बाबर ने पानीपत की फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोधी को डिफीट करके मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। तो मुगल एम्पायर कब एस्टेब्लिश हुआ? 1526 में। और मुगल एम्पायर खत्म कब हुआ? 1857 में। यहाँ पे बात ये बनती है कि फर्स्ट मुगल एम्परर कौन सा था, मतलब फर्स्ट मुगल किंग कौन सा था? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट मुगल किंग थे बाबर 1526 में, जिन्होंने मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। और लास्ट मुगल किंग थे स्टूडेंट्स बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो बहादुर शाह जफर सेकंड लास्ट मुगल एम्परर थे। 1857 में उनको आपके ओवरथ्रो कर दिया गया था, उनकी गद्दी से हटा दिया गया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि 1849 में किसने बहादुर शाह जफर के बारे में क्या अनाउंसमेंट की? तो 1849 में स्टूडेंट्स बहादुर शाह जफर के बारे में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंसमेंट की कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद क्या होगा कि उसकी फैमिली को लाल किले से है ना आपके बाहर कर दिया जाएगा और किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात है ना किसने कही और कब कही? तो 1849 में ये बात कही और आपके लॉर्ड डलहौजी ने बात कही किसके बारे में? बहादुर शाह जफर के बारे में, कि बहादुर शाह जफर की जब भी डेथ हो जाएगी तो उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली को रेड फोर्ट से, लाल किले से बाहर कर दिया जाएगा। रेड फोर्ट दिल्ली में लोकेटेड है, आपको पता है, और प्राइम मिनिस्टर है ना कंट्री को संबोधित करते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट की रैम्पेट से, लाल किले की प्राचीर से। तो स्टूडेंट्स 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड डलहौजी के बाद हमारे गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा? आपने देख लिया कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था 1849 में बहादुर शाह जफर सेकंड के बारे में। तो 1849 में बहादुर शाह जफर सेकंड के बारे में तो आपने देख लिया कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर की जैसे ही डेथ होगी तो उसकी फैमिली को रेड फोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 1856 में जब लॉर्ड कैनिंग इंडिया के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने क्या कहा बहादुर शाह जफर के बारे में? तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग, जो कि लॉर्ड डलहौजी के बाद इंडिया के गवर्नर जनरल बने, उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर आपके लास्ट मुगल किंग होंगे, इसके बाद कोई मुगल किंग नहीं बनेगा। पहले बोल दिया कि आप लास्ट मुगल एम्परर हैं, लास्ट मुगल किंग हैं, आपके बाद कोई किंग नहीं बनेगा। तो ये हमारा पहली जो हेडिंग है 1857 के रिवॉल्यूशन के रीजन्स की, वो हेडिंग हमारी खत्म होती है कि नवाब्स की पावर कैसे कैसे लूज हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, अवध के नवाब वाजिद अली शाह और उसके बाद में बहादुर शाह जफर किस तरीके से नाराज थे। ये सभी नवाब्स की पावर लूज हो चुकी थी, ये भी एक रीजन था 1857 की रिवॉल्यूशन का। अभी दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि दूसरा रीजन क्या था 1857 की रिवॉल्यूशन का। तो दूसरे नंबर की जो हेडिंग है स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ जो बी पॉइंट है, पेजेंट्स और फार्मर्स, पेजेंट्स और सिपाहीज। पेजेंट्स कौन होते हैं? किसान, और सिपाही होते हैं सिपाही।
क्योंकि इंडियन सिपाही वर्ड को क्या बोलते थे ब्रिटिश लोग, शिपोई कहते थे। तो स्टूडेंट्स, पेजेंट्स और सिपोई भी नाराज थे, मतलब किंग की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इन द कंट्री साइड पेजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंटेड हाई टैक्सेज एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो पेजेंट्स क्यों नाराज थे? क्योंकि पेजेंट्स तो कंट्री साइड में रहते थे, गांव में रहते थे। देहात बोलते हैं, देहात का इलाका जो गांव का इलाका होता है, रूरल एरिया होता है, उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंट्री साइड बोलते हैं। तो पेजेंट्स क्यों नाराज थे और सिपाही क्यों नाराज थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, और उन्होंने क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ 1857 के रिवोल्यूशन में भाग लिया? कंट्री साइड में मींस गांव के अंदर पेजेंट्स थे स्टूडेंट्स, जो किसान थे, और जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े जमीन के मालिक थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिसेंटेड थे, काफी चिड़े हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगा दिए थे। और जो वो टैक्स टैक्स किसको बोलते हैं? रिवेन्यू को भी टैक्स ही बोलते हैं। तो वो टैक्स जो कलेक्ट करते थे, है ना, उनका टैक्स कलेक्शन का मेथड काफी रिजिड था। रिजिड का मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स? काफी कठोर मेथड से वो टैक्स कलेक्ट करते थे। एक तो ऊंचे टैक्स लगा दिए, ज्यादा पैसे वसूल करना टैक्स या रेवेन्यू की फॉर्म में, और फिर है ना कलेक्शन के लिए भी काफी कठोर मेथड, जबरदस्ती वसूल करना। 1824 में सिपोइज थे। सिपोइज किसको बोलेंगे? सिपाहियों को। क्योंकि किसान क्यों नाराज थे? इस हेडिंग में दो नाम आए हैं, देखिए ध्यान से ऑब्जर्व करें इस चीज को। पेजेंट्स और सिपोइज के बारे में इस हेडिंग में बताया गया है। तो पेजेंट्स क्यों नाराज थे, जमींदार क्यों नाराज थे? क्योंकि है ना उनके ऊपर हाई टैक्स लगा दिए, रिवेन्यू ले लिया गया उनसे, रिवेन्यू भी टैक्स ही होता है। अब सिपोही की बात करते हैं। सिपाहियों ने क्यों 1857 के रिवोल्यूशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पार्टिसिपेट किया? तो 1824 में स्टूडेंट्स, सिपोइज को बोला गया कि आप है ना बर्मा लड़ने के लिए जाएंगे सी रूट से। मींस सिपाहियों को 1824 में क्या बोला गया कि आप बर्मा, बर्मा किसको बोलते हैं? जो म्यांमार कंट्री है हमारे ईस्ट में, जो कंट्री पड़ती है बर्मा म्यांमार, जिसकी कैपिटल रंगून, यंगून या नेपिडो भी कह देंगे, तीनों नाम एक ही चीज के, एक ही जगह के तीनों नाम है ये। तो बर्मा को क्या बोलते हैं? म्यांमार। और कैपिटल क्या उसकी? नेपिडो, रंगून, यंगून, तो सभी एक ही चीज के नाम है, क्योंकि नेपिडो बर्मियन लैंग्वेज का वर्ड है और नेपिडो का मतलब होता है इंग्लिश में कैपिटल। ठीक है ना? तो बर्मा की कैपिटल को बोलते हैं नेपिडो आज तो, लेकिन पहले रंगून और यंगून उसको कहते थे। स्टूडेंट्स, 1824 में सिपोइज वर टोल्ड, सिपोइज को कहा गया, सिपाहियों को कहा गया कि आप बर्मा जाइए सी रूट से लड़ने के लिए, कि समुद्र के रास्ते आपको लड़ने के लिए बर्मा जाना पड़ेगा, म्यांमार जाना पड़ेगा। 1856 में स्टूडेंट्स, द कंपनी पास्ड न्यू लॉ which stated that every new person who took up employment in company's army had to agree to serve overseas it if required। 1856 में सिपाहियों को परेशान करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स एक लॉ पास कर दिया, और उस लॉ के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा? उस लॉ के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी है ना सिपाही ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरी करेगा या आपके है ना ब्रिटिश सेना में भर्ती होगा, उसको है ना ओवरसीज मीन्स आपके दूसरे देशों में जाना पड़ेगा लड़ाई लड़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, 1857 की रिवॉल्यूशन का तीसरा रीजन था रिफॉर्म्स। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स या सुधार किए थे इंडियन सोसाइटी में, जिससे है ना इंडियन लोग काफी चिढ़ गए थे। क्योंकि कई बार है ना बहुत से जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो सोसाइटी में रिफॉर्म्स नहीं चाहते। जैसे कोई आदमी आपको बोल दे कि आइडल वर्शिप मीन्स मूर्ति पूजा गलत है, तो बहुत से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप उसको अंधविश्वास, सुपरस्टिशन बोलेंगे, तो बहुत से लोग है ना उस चीज के आप खिलाफ हो जाएंगे। तो उसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स इंडियन सोसाइटी में करने का प्रयास किया, तो इंडियन लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। लॉज वर पास्ड टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ सती एंड इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बनते हैं, और 2 ईयर्स में आपको बता दूंगा इनकी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सुधार किए इंडियन सोसाइटी में, जिन सुधारों को ब्रिटिश इंडियन लोग करना नहीं चाहते थे, और मीन्स वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशन और रिचुअल्स के साथ में छेड़खानी करे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। तो स्टूडेंट्स, सती प्रथा खत्म हुई थी 1829 में। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मिलकर के ये सती प्रथा खत्म की थी। तो बहुत से लोग इस
प्रथा को खत्म नहीं करना चाहते थे जो इंडियन लोग थे, और इसी वजह से वो खिलाफ हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के। आफ्टर 1830 के बाद में स्टूडेंट्स, द कंपनी अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया। क्रिश्चियन मिशनरीज कौन थे? जो स्पिरिचुअल लोग क्रिश्चियन थे आपके, वो जो इंडिया में मीन्स धर्म परिवर्तन कर रहे थे ना, वही लोग थे क्रिश्चियन मिशनरीज। क्योंकि हर तरीके से ब्रिटिश लोग इंडिया को गुलाम बनाना चाहते थे, हथियारों के बेस पे इंडिया की लैंग्वेज भी उन्होंने चेंज कर दी, और इंडिया का रिलीजन भी वो चेंज करना चाहते थे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने इम्पोज कर दी। इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया को इकोनॉमिकली रूप से एक्सप्लॉइट किया, और रिलीजियस ट्रेडिशंस थे हमारी जो, उनको भी बदलने की सोची ब्रिटिश लोगों ने हमारे। इसी वजह से उन्होंने 1830 के बाद में क्रिश्चियन लोगों को इंडिया में ये बोल दिया, क्रिश्चियन मिशनरीज को, कि आप है ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, मीन्स स्वतंत्र रूप से कहीं पे भी आप घूम सकते हैं, और आपको हम लैंड या प्रॉपर्टी भी यहाँ पे देंगे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज कौन थे? जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो बाबा लोग होते हैं, मुस्लिम्स में मौलवी होते हैं मस्जिद में, तो उसी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज वो थे जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, अलग अलग टाइप से लालच दे करके। यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया था, विडो रीमैरिज, क्योंकि एक सुधार तो इंडियन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने, तो एक सुधार तो ब्रिटिश लोगों ने इंडियन सोसाइटी में ये किया कि यहाँ पे सती प्रथा खत्म कर दी 1829 में, और दूसरा रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी में जो ब्रिटिश लोगों ने किया, उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया, और ये पास हुआ था 1856 में। इसमें एक इंडियन आदमी का भी रोल था, और उस इंडियन शख्सियत का नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मीन्स पहले किसी आपके औरत का पति मर जाता था तो उसको दोबारा से शादी करने की अनुमति नहीं होती थी, रीमैरिज करने की उसको अनुमति नहीं होती थी। लेकिन 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर के, जो कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, आप लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे उनके बारे में, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया इंडिया में 1856 में। और उसके बाद है ना इंडिया में विधवा, जिन महिलाओं का पति मर जाता था, वो भी शादी कर सकती थी। और सती प्रथा को खत्म करने में किसका रोल था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग और उसके साथ साथ में राजा राम मोहन राय, तो इन लोगों का रोल था सती प्रथा को खत्म करने में। 1850 के बाद में देखिए, ए न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर, और 1850 के बाद में एक लॉ पास कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी आदमी यदि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ज होना चाहता है, मीन्स हिंदू से या मुस्लिम से ईसाई बनना चाहता है, क्रिश्चियन बनना चाहता है, तो वो इजी है। कई तरह के लालच दिए, टेम्पटेशन दिए कि हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनेंगे, हम आपको बिना मतलब परेशान नहीं करेंगे। तो कई तरह के टेम्पटेशन, लालच दिए गए, लुभावनी चीजें उनको बताई गई, और ये कहा गया कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ज हो जाइए, आप ईसाई बन जाइए। तो ये कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ आपके सुधार थे जो उन्होंने इंडियन सोसाइटी में किए, लेकिन इन सुधारों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि इंडियन लोग इन सुधारों की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के और ज्यादा खिलाफ हो गए। अब यहाँ पे एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे ये एक ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के गांव के, और उन्होंने मांझा प्रवास नाम की बुक लिखी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि हु रोट मांझा प्रवास? सूबेदार सीताराम पांडे। तो देखते हैं सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे। ही वॉज रिक्रूटेड इन 1812 एज ए सिपाही इन बंगाल नेटिव आर्मी। तो बंगाल की जो नेटिव आर्मी थी उसमें एक सिपाही के रूप में रिक्रूट हुए थे, मीन्स भर्ती हुए थे सूबेदार सीताराम पांडे।
मीन्स सिपाही के रूप में वो भर्ती हुए थे 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में, और रिटायर हुए सूबेदार के रूप में। ही सर्व्ड द he served 40 years and retired in 1860s। 48 years तक, 48 years तक उन्होंने सर्विस दी ब्रिटिश आर्मी में एज ए सिपाही। या फिर उसके बाद में है ना वो क्या हो गए, रिटायर हो गए। ऑन रिटायरमेंट ही वाज persuaded by his commanding officer नॉरगेट टू राइट हिज मेमोयर्स। तो जब उनकी रिटायरमेंट हुई सीताराम पांडे की 1860 में, तो सीताराम पांडे के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, सीओ थे, उन्होंने सीताराम पांडे को परसुएड किया, मीन्स राजी किया कि आप है ना अपनी लाइफ का एक मेमोयर लिखें। मीन्स भी जो भी आपने 48 ईयर्स में देखा नौकरी के दौरान, वो सारा का सारा आप लिखें अपनी मेमोरी के बेस पे, उसको बोलते हैं मेमोयर। तो सीताराम पांडे के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था नॉरगेट। तो उन्हीं के कहने पे सीताराम पांडे ने क्या लिखी थी, अपनी जीवनी लिखी थी, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो नौकरी की उसके बारे में उन्होंने लिखा था। ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861। 1861 में उन्होंने अपनी राइटिंग कंप्लीट कर ली। अवधी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था, और फिर है ना उनके कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट ने उनकी अवधी लैंग्वेज में लिखी हुई जीवनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, और फिर उसको बुक के रूप में पब्लिश करवाया, और उस बुक का नेम था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। मीन्स सीताराम पांडे ने अवधी में ये बुक लिखी थी, और इसको ट्रांसलेट किसने किया, सीताराम पांडे के कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट ने। मिटनी क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। जब सोल्जर रिवोल्ट करते हैं ना, सैनिक जब विद्रोह करते हैं, सैनिकों के, सोल्जर्स के विद्रोह को क्या बोलते हैं, म्यूटिनी बोलते हैं। बस इतना ही ध्यान रखें। व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप, जब एक सोल्जर्स का ग्रुप डिसओबे, अवज्ञा कर देता है, मीन्स आज्ञा नहीं मानता अपने ऑफिसर की आर्मी में, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं म्यूटिनी। फिरंगी, फिरंगी फॉरेनर्स को बोलते थे, और फिरंगी सबसे पहले जो मेरठ के सैनिक थे, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट मेरठ से ही शुरू होता है, तो मेरठ के सैनिकों ने अंग्रेजों को फिरंगी कहा था सबसे पहले। मीन्स उन्होंने एक नारा दिया था, मारो फिरंगी को। तो फिरंगी कौन होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं। द टर्म रिफ्लेक्ट्स एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट। मीन्स किसी को, आपके किसी की बुराई करना, किसी को कंटेम्प्ट करना, किसी की आलोचना करने के लिए ये टर्म रिफ्लेक्ट होती है। मीन्स ये टर्म हम यूज करते हैं क्या, फिरंगी। मेन इवेंट्स, अभी हम रीजन तो कर चुके थे 1857 के रिवॉल्यूशन के, तो अभी हम करते हैं इवेंट कौन कौन सी हुई और लीडर कौन कौन से थे 1857 के रिवॉल्यूशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं बैरकपुर वेस्ट बंगाल की। 1857 का 1857 के रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है मेरठ से 10 मई को, लेकिन 1857 की जो चिंगारी थी वो पहले ही भड़क चुकी थी, काफी टाइम पहले बैरकपुर से ही। और बैरकपुर में क्या हुआ देखिए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक को आपके फांसी पे लटका दिया गया, हैंग टू डेथ उसको कर दिया गया। तो ये वेस्ट बंगाल में है बैरकपुर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मंगल पांडे को आज भी याद किया जाता है एक फ्रीडम फाइटर के रूप में। तो मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, उसको फांसी पे लटका दिया गया। अब बात करते हैं हम मेरठ की। तो 1857 की रिवॉल्यूशन की यदि स्टार्टिंग सही मायने में मानी जाए तो वो मेरठ से मानी जाती है स्टूडेंट्स। मेरठ में क्या हुआ था, जो कार्ट्रिज क्या होते हैं, जो कारतूस होते हैं ना, हम जो गोलियां डालते हैं किसी भी गन में, बंदूक में, तो उसको कार्ट्रिज बोलते हैं। तो कार्ट्रिज थे जो वो मेरठ के सैनिकों को दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन एक र्यूमर फैल गई, एक अफवाह फैल गई
कि जो ये कैटरीज है, मीन्स आपके जो कारतूस हैं जिनको गन में डाला जाता है, उनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, क्योंकि उनको चलाने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। और हिंदू मुस्लिम ये मानते थे कि इनके ऊपर गाय की चर्बी लगी हुई है। और आपको पता है हिंदू लोग कभी भी गाय का मीट नहीं खाते और मुस्लिम लोग कभी भी सूअर का मीट नहीं खाते, पिग का मीट नहीं खाते। तो इस तरीके से मेरठ में ये गलतफहमी हुई थी सैनिकों को, और ये र्यूमर, ये अफवाह फैल गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सैनिकों को कारतूस दिए हैं, जो कैटरेज दिए हैं, उनके ऊपर आपके काऊ और पिग की आपके फैट लगा हुआ है, चर्बी लगी हुई है। तो सैनिकों ने वो यूज करने से मना कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे भड़क गई और वहां पे है ना सैनिकों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया। दे वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। मैंने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो मेरठ के सैनिकों जो कैटरेज दिए, वो सैनिकों को ये सस्पिशियन थी, मीन्स ये शंका थी कि उनके ऊपर है ना आपके काऊ और पिग की क्या है आपके जो फैट है, चर्बी है, वो कोटेड है, मीन्स उसके ऊपर लगी हुई है। तो 9 मई 1857 को 85 जो सिपाही थे मेरठ के, उनको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, उनको उनकी नौकरी से हटा दिया गया, क्योंकि सैनिकों ने मना कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिए हुए कैटरेज को यूज करने से, कारतूस को यूज करने से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भड़क गई और 9 मई को उन्होंने 85 सिपाहीज को, सैनिकों को मेरठ की जो रेजिमेंट थी उससे है ना आपकी नौकरी से डिसमिस कर दिया। और कई सैनिकों को 10 साल की जेल कर दी गई, 10 ईयर्स के लिए जेल में भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसोबे कर दिया, अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी। और देखिए अगले दिन क्या होता है। 9 मई को तो सैनिकों को जेल हुई और 10 मई को देखते हैं क्या होता है अगले ही दिन। ऑन 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल। तो 10 मई को जो सोल्जर्स थे वो जेल में चले गए मेरठ में, और उन्होंने है ना आपके सिपाहीज को आपके रिलीज करवा लिया, आजाद करवा लिया। मीन्स 85 सोल्जर्स को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाला था, तो उन 85 सोल्जर्स को जेल में डालने की वजह से बाकी सोल्जर्स भड़क गए, प्रोवोक हो गए, और उनके भड़कने का, प्रोवोक होने का ये रिजल्ट हुआ 10 मई को कि उन्होंने इम्प्रिजन मीन आपके जेल में कैद सैनिकों को रिलीज करवा लिया, बाकी सैनिकों ने छुड़वा लिया। द सोल्जर्स ऑफ द मेरठ गेव द स्लोगन मारो फिरंगी को। और अंग्रेजों के काफी खिलाफ हो गए। अंग्रेजों को मतलब कि आपके जो मेरठ के सैनिक थे वो फिरंगी कहते थे, और उन्होंने एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया कि मारो फिरंगी को। तो मेरठ में कब चिंगारी भड़की? 1857 की रिवॉल्यूशन के दौरान ये भड़की थी आपकी 10 मई को, क्योंकि वहां पे सैनिकों ने जेल को तोड़ करके अपने साथियों को रिलीज करवा लिया। अभी दिल्ली में देखते हैं हम, मेरठ में तो कर लिया। सिपोय रीच्ड ऑन दिल्ली। जो मेरठ के सैनिक थे ना, जो 10 मई को उन्होंने मेरठ के अंदर जो विद्रोह किया था, वही मेरठ के सैनिक 11 मई को अगले दिन मॉर्निंग में सारी रात तो उन्होंने मेरठ में, पहले दिन तो उन्होंने मेरठ में विद्रोह किया, सैनिकों को रिलीज करवाया, अपने साथियों को छुड़वाया, और वो सारी रात मेरठ से दिल्ली की तरफ चल पड़े, और वो सुबह मॉर्निंग में 11 मई को मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंच गए। दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर, अपना नेता घोषित कर दिया, जो कि मुगल सम्राट था, लास्ट मुगल एम्परर था। ऑन द इवनिंग ऑफ 3 जुलाई 1857 में इवनिंग का टाइम था। तो देखते हैं क्या हुआ। आवर 3000 रेबल्स कम फ्रॉम बरेली क्रॉस द रिवर यमुना एंटर द दिल्ली। देखिए मेरठ से ही नहीं, बरेली से भी है ना बहुत से विद्रोही दिल्ली में आ गए। और वो कब आए थे? 3 जुलाई 1857 को। तो 3 जुलाई 1857 को 3000 रेबल, 3000 विद्रोही यमुना रिवर को क्रॉस करके, जो कि दिल्ली में से निकलती है, वो दिल्ली में एंट्री कर गई। तो बरेली भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ये काफी फेमस शहर है। उसके बाद हम बात करते हैं कानपुर में किस तरीके का विद्रोह हुआ। तो कानपुर में जो 1857 के दौरान जो विद्रोह किया गया, कानपुर के अंदर लीडर थे विद्रोहियों के, वो थे नाना साहब। और नाना साहब कौन थे? वो पेशवा बाजीराव सेकंड के एक एडोप्टेड सन थे, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आर्म्ड फोर्सेज इन कानपुर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो कानपुर के अंदर है ना आपके आर्म्ड फोर्सेज को, हथियारबंद सेना को गैदर किया नाना साहब ने ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो कानपुर में कौन थे आपके विद्रोहियों के लीडर?
नाना साहब ने और क्या एक्टिविटी की, उसने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया, क्योंकि मराठों के अंदर पेशवा की एक पोस्ट होती थी और पेशवा को बोलते थे प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे बड़ा मिनिस्टर होता था। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज ए गवर्नर ऑफ अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर। और नाना साहब ने यह भी कहा कि मैं बहादुर शाह जफर का एक गवर्नर हूँ, मीन्स उसके अंडर में काम करता हूँ। तो कानपुर में से 3-4 चीजें आई हैं कि 1857 के दौरान क्या आपके इवेंट हुई कानपुर में। नाना साहब ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया कानपुर में ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में। और नाना साहब कौन थे, यहाँ पे पेशवा बाजीराव सेकंड के पुत्र यहाँ पे लिख रखा है जो, तो पेशवा बाजीराव सेकंड के वो एडॉप्टेड सन थे, एक मीन्स गोद लिए हुए पुत्र थे। और उन्होंने अपने आप को कानपुर में क्या घोषित कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। और फिर बाद में उन्होंने क्या कहा कि मैं बहादुर शाह जफर सेकंड मीन्स मुगल एम्परर का एक क्या हूँ, गवर्नर हूँ। लखनऊ की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, लखनऊ भी एक शहर था, यहाँ पे भी तो जितने मैंने नाम लिखे हैं, चाहे बैरकपुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी, तो ये सभी के सभी 1857 की रिवॉल्यूशन के मेन सेंटर्स हैं। और आपको पता है तो आपकी बुक में इस लेसन में एक मैप दे रखा है, उसमें स्टूडेंट्स दो तरह के मैप, मैं उस मैप में 2 कॉलम बना रखे हैं या 2 इंडेक्स दे रखे हैं, एक तो मेन सेंटर ऑफ 1857 के रिवॉल्यूशन के, और दूसरे आपके हैं 1857 की रिवॉल्यूशन के अदर सेंटर्स। तो मेन सेंटर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, लखनऊ, बरेली, कानपुर, उसके साथ साथ में फैजाबाद, दिल्ली, मेरठ, ये मेन सेंटर हैं 1857 की रिवॉल्यूशन के, और यही आपके मैप में आएंगे। तो इन सभी को आप मैप में जरूर फिल करें, जो जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4-5। तो लखनऊ के अंदर स्टूडेंट्स जो आपके लीडर थे विद्रोहियों के, वो थे बिजरिश कदर। और बिजरिश कदर कौन थे, वो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ किसकी कैपिटल थी, लखनऊ अवध की कैपिटल थी। अभी अवध के बारे में हमने पढ़ा था 1857 के रिवॉल्यूशन के रीजन्स में भी। अवध को है ना आपके 1801 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1801 में अवध के ऊपर सब्सिडायरी अलायंस लगा दी थी। और अवध को अपने कब्जे में कब ले लिया था, 1856 में। किसका आरोप लगा करके, मिस गवर्नेंस का आरोप लगा के, कि अवध के जो राजा हैं उनको तो आपके क्या नहीं करना आता, गवर्नमेंट ही नहीं चलानी आती, ऐसा कुछ बोल करके अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो स्टूडेंट्स अवध के जो अवध की कैपिटल क्या थी, लखनऊ। और लखनऊ किसकी कैपिटल है, आज उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। लखनऊ के अंदर आपके विद्रोह किसने किया, बिजरिश कदर ने। बिजरिश कदर कौन था, अवध के नवाब वाजिद अली शाह का बेटा। और इसकी माँ कौन थी बिजरिश कदर की, वो थी आपके बेगम हजरत महल। ये देखिए यहाँ पे दे रखा बेगम हजरत महल। तो इन्होंने काफी एक्टिव पार्टिसिपेट किया इस आपके 1857 की रिवॉल्यूशन के अंदर। तो अभी आपका लास्ट पेज ये रह गया है इस पीडीएफ का। तो स्टूडेंट्स अगला जो आपके स्पोर्ट है 1857 की रिवॉल्यूशन का, वो है झांसी। झांसी के अंदर विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया स्टूडेंट्स, रानी लक्ष्मीबाई ने। और वहां पे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया, तात्या टोपे ने। और तात्या टोपे कौन था, नाना साहब का जनरल, नाना साहब का सेनापति था वो। वही नाना साहब जिन्होंने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था 1857 की रिवॉल्यूशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो तात्या टोपे और आपके रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के अंदर रिवोल्ट स्टार्ट किया 1857 के रिवॉल्यूशन के दौरान, और दोनों के दोनों लड़े। और तात्या टोपे के बारे में ध्यान रखेंगे, वो नाना साहब के जनरल थे, एक सेनापति थे। अभी एक कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर और आते हैं, कुछ जगह और आती हैं स्टूडेंट्स। मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मंडला रीजन के अंदर भी विद्रोह हुआ 1857 की रिवॉल्यूशन के दौरान। वहां पे जो लीडर थी रिबेल्स की, विद्रोहियों की, वो थी रानी अवंतीबाई लोधी। और रानी अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश के मंडला रीजन के रामगढ़ की रानी थी। और उन्होंने 4000 सोल्जर्स को 4000 सैनिकों को इकट्ठा किया और वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ में लड़ी। अभी बात करते हैं फैजाबाद। अभी आपने अयोध्या के बारे में सुना होगा, उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का काफी मुद्दा चल रहा था और राम मंदिर स्टार्ट हो गया है अयोध्या के अंदर। तो अयोध्या के पास ही एक जगह है फैजाबाद। तो देखते हैं फैजाबाद का क्या सीन था। ये भी एक अच्छा सेंटर था 1857 की रिवॉल्यूशन का। यहाँ के लीडर कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला यहाँ पे लीडर थे फैजाबाद के अंदर, अयोध्या के पास है ये। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़े थे। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, और वो लखनऊ आ गए थे लड़ने के लिए ब्रिटिश लोगों से।
दिल्ली का दोबारा से फिर जिक्र करते हैं, कुछ इवेंट दिल्ली की रह गई थी, इसी वजह से मैंने इसको दोबारा से फिर लिखा। ए लार्ज नंबर ऑफ गाजी और द रिलीजियस वॉरियर। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम धर्म में गाजी लोगों को या इस्लाम में गाजी किनको कहा जाता है? जो धार्मिक योद्धा होते हैं ना, उनको बोलते हैं आपके गाजी बोलते हैं। तो केम टुगेदर वाइप आउट द वाइट पीपल, तो बहुत बड़ी संख्या में गाजी मीन्स आपके धार्मिक योद्धा, रिलीजियस वॉरियर आ गए दिल्ली में लड़ने के लिए। बखत खां सोल्जर्स फ्रॉम बरेली टुक चार्ज ऑफ फोर्स इन दिल्ली। तो एक बरेली के सोल्जर थे, तो बरेली का हम पहले जिक्र कर चुके हैं, तो बरेली के एक सैनिक थे बखत खां, वो भी ब्रिटिश लोगों से लड़ने के लिए दिल्ली में आ गए थे। कहाँ से आए थे वो? बरेली से। भगत खां बरेली के थे, दिल्ली में आ गए थे। बिहार की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके जगह थी बिहार भी 1857 के रिवॉल्यूशन के दौरान। और बिहार के अंदर एक आपके पुराने जमींदार थे बिहार के, कुंवर सिंह, उन्होंने आपके विद्रोहियों का नेतृत्व किया 1857 के रिवॉल्यूशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। रेड फोर्ट और आपके सलीमगढ़ फोर्ट ये दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स, सलीमगढ़ फोर्ट के बारे में आपको नहीं पता था, तो सलीमगढ़ फोर्ट भी रेड फोर्ट की तरह दिल्ली में ही लोकेटेड है। कंपनी फाइट बैक, देखिए 1857 के रिवॉल्यूशन काफी जगहों पे फैल चुकी थी, दिल्ली, बरेली, कानपुर, मेरठ, फैजाबाद, तो बहुत जगह पे फैल चुकी थी। तो कंपनी ने फाइट बैक किया और आपके किस तरीके से देखते हैं विद्रोहियों को दबाया। दिल्ली वाज रिकैप्चर फ्रॉम द रिबेल, तो विद्रोहियों से दिल्ली को दोबारा से कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया? सितंबर 1857 में। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को कोर्ट में ट्राइड किया गया, मीन्स ट्राइड का मतलब होता है मुकदमा चलना, उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा दे देगी कि पूरी जिंदगी आप जेल में रहेंगे। He and his wife जीनत महल were sent to prison in रंगून in October 1858। तो देखिए बहादुर शाह जफर सेकंड थे और उनकी वाइफ का नाम था बेगम जीनत महल। तो बहादुर शाह जफर सेकंड और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को पूरे आजीवन कारावास दे दिया गया, पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा उनको दे दी गई और उनको रंगून के अंदर भेज दिया गया। रंगून किसकी कैपिटल? मैंने बताया था रंगून, यंगून, नेपिडो, ये म्यांमार की कैपिटल है, जिसका ओल्ड नाम क्या था? बर्मा। तो वहां की जेल में भेज दिया गया बहादुर शाह जफर सेकंड को और उसके बाद उनके बाद कोई मुगल एम्परर नहीं बना, वो लास्ट मुगल एम्परर थे। कब भेजा गया? अक्टूबर 1858 को। उनकी वाइफ भी थी उनके साथ में, बेगम जीनत महल।